दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय है इतिहास में दर्ज भारतीय समाज का यथार्थ और उसका विरोधाभास। दोस्तों, हम जानते हैं कि प्रत्येक समाज की अपनी एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति होती है जिसके माध्यम से वह अपने यथार्थ को व्यक्त करता है। समाज में संघर्ष और सहयोग की प्रक्रिया साथ साथ चलती रहती है। इसी प्रक्रिया से गुजरकर प्रत्येक समाज या सभी समाज अपने भविष्य का मुकाम तय करते हैं। प्रत्येक समाज अपने अतीत से सीख लेकर उसके बेहतर निर्माण हेतु सतत प्रयत्नशील रहता है। भारतीय समाज भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। हम अपने अतीत की भारतीय सामाजिक संरचना का अध्ययन करें तो पाते हैं कि भारत में विविधता न केवल उसकी सामाजिक, धार्मिक, नृजातीय, भाषाई आधार पर है, बल्कि यह विविधता उसकी अभिव्यक्ति में भी सन्निहित है, जो उसे विश्व के एक अनूठे समाज के रूप में प्रदर्शित करती है। इतिहास के पन्नों पर नज़र डालें तो एक बार पुनः उसके सामाजिक परिवेश में विश्लेषण करने की जिज्ञासा जाग उठती है, जिसमें ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई हैं। उन घटनाओं को लिखा तो गया, लेकिन उसका यथार्थ रूप पन्नों से गायब कर दिया गया। या तो उन्हें महत्वहीन करार दिया गया, या फिर उनके योगदान को प्रतिबंधित कर दिया गया, या फिर सरकार की नज़रों में उन्हें मुलाजिम ठहरा दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में ऐसे अनगिनत उदाहरण मौजूद हैं जो सहज समाज की अभिव्यक्ति होते हुए भी उसे समाज विरोधी करार दिया गया। सन 1909 में प्रकाशित हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल मोहनदास करमचंद गांधी के हिंद स्वराज के गुजराती अनुवाद को भारत सरकार ने इसके प्रकाशन पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। कोई भी साहित्य जब व्यवस्था के विरोध में हो जाती है तो उसे सीमित या प्रतिबंधित कर दिया जाता है। 1909 में दक्षिण अफ्रीका से लौटते हुए जहाज पर हिंदुस्तानियों के हिंसावादी पंथ को और उसी विचारधारा वाले दक्षिण अफ्रीका के एक वर्ग को दिए गए जवाब में यह पुस्तक लिखी गई थी। भारत ब्रिटिश सरकार की गिरफ्त में था और उसके मनमाने अत्याचार के खिलाफ भारत के तमाम क्रांतिकारियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। एक तरफ अपने ही देश के लोग अंग्रेज़ों से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ समाज का एक तथाकथित वर्ग अंग्रेज़ों का साथ देकर क्रांतिकारियों के मनोबल को तोड़ने का प्रयास कर रहा था और उनके क्रांतिकारियों के पते बताता था। भारत का किसान तथा मजदूर वर्ग एक साथ कई लड़ाइयाँ लड़ रहा था। सुभाष चंद्र कुशवाहा अपनी पुस्तक चौरी चौरा में लिखते हैं कि चौरी चौरा के धरती जमींदारों के जुल्म से आक्रांत थी। चौरी चौरा क्षेत्र में जंगल, उपजाऊ जमीन, गन्ने की प्रचुर पैदावार, अरहर की बड़ी दाल मंडी और रेल आवागमन की सुविधा से भोपा, चौरा और मुंडेरा जैसे विकसित बाजारों की अर्थव्यवस्था जमींदारों के अनुकूल थी। जमींदारों को हर हाल में लगान और कर चाहिए था। जमींदारों के जुल्म से आजिज किसान पहले से विद्रोह पर उतारू थे। पुलिस की भूमिका जमींदारों के हितों का संरक्षण करना, उनके उभरते स्वर को दबाना मात्र था। ऐसे में चौरी चौरा किसान विद्रोह गरीबों के जीवन मरण के प्रश्न और अन्य किसी विकल्प के अभाव में घटित हुआ। ऐसा सुभाष चंद्र कुशवाहा अपनी पुस्तक में लिखते हैं। भारतीय समाज एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जब अंग्रेजों के शोषण और अत्याचार से देश की जनता पीड़ित थी। किसान लाचार था और जमींदार अंग्रेजों की खुशामद में अपने ही देश के लोगों पर जुल्म ढा रहे थे। यह विडंबना ही कही जा सकती है कि लंबे समय तक चौरी चौरा विद्रोहियों को गुंडे, गंवार, जाहिल या चोर उचक्के जैसे उपमाओं से नवाजा
जाता रहा है। समाजशास्त्र की भाषा में इसे स्टिग्मा थ्योरी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार उन लोगों को कलंकित करना होता है जिन्हें समूह के अस्तित्व में योगदान करने में असमर्थ माना जाता था, या जिन्हें इसकी भलाई के लिए खतरों के रूप में देखा जाता था। उन्हें मजबूर करने या अलग थलग होने का औचित्य साबित करने के लिए कलंकित और बहिष्कृत किया गया था। भारतीय समाज का यथार्थ भी इससे अलग नहीं है। भारतीय समाज में जाति एक कड़वी सच्चाई है जिसने मनुष्य को उच्च और निम्न श्रेणी में विभाजित किया है। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में चौरी चौरा जैसे साहसिक कृत्य दलितों के शौर्य की गाथा को दर्शाती है। उनके अनुसार इतिहास को सबाल्टर्न दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। यह संभव ही नहीं है कि समाज का निचला तबका अपने देश के प्रति कर्तव्य और वफादारी का निर्वहन करने में पीछे रहा हो। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि वह एक श्रमण संस्कृति को जीने वाला अनपढ़ या लेखनी से दूर था। संभव है कि उनके गौरवमय इतिहास को ओझल करने के कुचक्र में ही चौरी चौरा विद्रोह को गुंडों का कृत्य कहा गया। यहाँ के प्रभावशाली जमींदार जो चौरी चौरा विद्रोह के नायकों को चुन चुन गिरफ्तार कराने अपने अपने करिंदों से झूठी गवाही दिलाकर उन्हें सजा दिलाने की भूमिका में थे, उन्होंने दलितों की कार्यवाही को अपराधियों का कृत्य कहकर प्रचारित किया। किसानों की इस कार्यवाही ने केवल ब्रिटिश सत्ता को चुनौती ही नहीं दी थी, बल्कि आसपास बीसियों जमींदारों के नेतृत्व को नकारते हुए उन्हें भी चुनौती दी थी। किसानों का यह स्वयं उसके आर्थिक शोषण के विरुद्ध विद्रोह था, जिसका नेतृत्व किसानों के हाथ में था। इस आंदोलन में मुख्य रूप से हिस्सा लेने वाली जातियों में डुमरी खुर्द और चौरा गांव की थीं। जातियां डुमरी खुर्द और चौरा गांव की थीं। पूर्वांचल जिसे पूर्वी उत्तरी प्रदेश का एक पितृसत्तात्मक समाज रहा है। शुद्धता अशुद्धता तथा उच्चता निम्नता के क्रम पर आधारित जात व्यवस्था का परंपरागत ढांचा इसके पोषण के मूलभूत आधार रहे हैं। चाहे वे दलित जातियां हों, मुसलमान, पूर्वांचल के सामंती समाज में दोनों को अस्पृश्य ही समझा जाता था। एक तरफ भारत ब्रिटिश सत्ता से अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो दूसरी तरफ समाज में व्याप्त छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों से भी भारतीय समाज जूझ रहा था। भारत एक साथ कई जंग लड़ रहा था। सामाजिक पदक्रम में विभाजित जातियों का विन्यासीकरण और उसकी सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करती है। जमींदारों की सामाजिक स्थिति उच्च होने के कारण उनके प्रति समाज का रवैया सम्मानजनक तथा दलितों के प्रति उपेक्षित व्यवहार भी उनके उपेक्षा का एक बहुत बड़ा कारण रहा। जिस काल में पंजाब, बंगाल और यहाँ तक कि अवध क्षेत्र में क्रांतिकारी पहलकदमियाँ ले रहा था, गोरखपुर के आसपास के सैकड़ों जमींदार राष्ट्रीय आंदोलन को हिंदू आंदोलन में बदलने की पूरी कोशिश में लगे थे। वे हिंदू मुसलमानों को बांटने में लगे थे। भारत में ब्रिटिश सत्ता जमींदारों के सहारे ही टिकी हुई थी। जमींदारों का उदय किसानों और गरीबों के शोषण तथा उत्पीड़न पर आधारित था। इतिहास के पन्नों पर नज़र डालें तो पाते हैं कि मध्यकाल में भी हिंदू और इस्लाम के बीच सामाजिक धार्मिक सद्भाव बना रहा। सभी धर्मों के प्रति आदर सम्मान का भाव बना रहा। राहुल संकृत्यायन लिखते हैं कि अकबर ने गो हत्या बिल्कुल बंद कर दी थी और इस अपराध की सज़ा मृत्यु नियत की थी। वे पुनः लिखते हैं कि अकबर ने हिजरी 666 या 1560 से 61 में
आगरा में 2 आलीशान महल बनवाए, जिनमें एक का नाम खैरपुरा और दूसरे का नाम धर्मपुरा था। खैरपुरा में मुस्लिम फकीरों के लिए ठहरने और खान पान का इंतजाम था, तो धर्मपुरा हिंदुओं के लिए, जिसमें हिंदू साधु संत ठहरते थे। साधुओं की संख्या बढ़ जाने पर जोगीपुरा नाम से एक और महल बनवाया। अकबर कुछ खिदमतगारों के साथ रात को स्वयं वहां ठहरता भी था और वहां के साधु संतों से सत्संग करता और योग की बातें सीखता। यहाँ इस संदर्भ का लाने का आशय यह है कि भारत से बाहर आए मुस्लिम शासक भी अपनी प्रजा के हित का ख्याल रखते थे। वे एक शासक की तरह शासन करते थे। सभी धर्मों के प्रति समान सद्भाव और समान दृष्टिकोण रखते हैं। अकबर हिंदुओं के बुरे रीति रिवाजों को हटाने में भी आनाकानी नहीं करता। उसने सती होने की मनाही कर दी। हिंदुओं के आग्रह पर अकबर ने कहा, अच्छी बात है, लेकिन जैसे विधवा सती होती है वैसे ही स्त्री के मरने पर पुरुष को भी सतता होना चाहिए। और कहने पर कहा, विधुर सतता न हो, लेकिन यह जरूर इकरार करे कि वह फिर ब्याह नहीं करेगा या दूसरी शादी नहीं करेगा। इस कुरीति के खिलाफ अकबर ने मुखर होकर आवाज़ उठाई। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में गाजीपुर का गंगौली गांव अपनी एक अलग मिसाल रखता है। देश दुनिया की राजनीति से परे इस गांव में रहने वाले लोगों को तो बस अपनी गवैयत ही पसंद है। राही मासूम राजा ने अपने उपन्यास आधा गांव में लिखा है कि गंगौली गांव में मुसलमानों की संख्या अधिक है, लेकिन इस गांव में रहने वाले मुसलमानों तथा हिंदुओं में सांप्रदायिक विद्वेष की भावना बिल्कुल नहीं थी। गंगौली गांव में जमींदारी प्रथा विद्यमान थी। वे लिखते हैं, जब तक मियाँ लोग यह सिर्फ सुनते रहे कि जमींदारियां खत्म होने वाली है, उस वक्त तक हंसते रहे कि इस किस्म की बातें करने वाले का मजाक उड़ाते रहे कि जमींदारी कैसे खत्म हो सकती है। यह बात समझ में आने वाली भी नहीं थी। गांव के बूढ़े किसानों को यह भी यकीन नहीं था कि जमींदारी खत्म हो सकती है। परशुराम की बातें सुनकर वह खुश होते। उनके दिलों में बैठा हुआ सदियों का डर उन्हें टोक देता। जमींदारी मजहब की तरह मजबूत थी। शख्सियत उनके चंगुल में थी। उनका जी चाहता कि जमींदारी खत्म हो जाए कि वह अपने ज़मीन के मालिक बन पाए या बन जाए, मगर उनमें यह आरजू करने का हौसला नहीं था। इसलिए जब एक रात को 12 बजे डुगडुगी बजी और ऐलान हो गया कि जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई, तो बूढ़े किसानों ने इसका तस्लीम नहीं किया। यहाँ इस बात को आसानी से समझा जा सकता है कि भले ही गंगौली गांव की सामाजिक धार्मिक संरचना में आपसी सौहार्द और भाईचारा व्याप्त था, लेकिन जमींदारी प्रथा अपने मूल चारित्रिक बेस में थी। किसान तथा मजदूर इस सामंती प्रथा से दुखी और परेशान थे। वे इस प्रथा से मुक्ति चाहते थे। जमींदारी प्रथा को अंग्रेजी सत्ता का संरक्षण प्राप्त था तथा किसानों से कर वसूलने का अनैतिक लाइसेंस। अंग्रेजों से कहीं ज़्यादा बेरहमी से पेश आने वाले हिंसक जमींदारों की हिंसा के विरुद्ध अहिंसा के पुजारियों ने भी कोई आवाज़ नहीं उठाई, उल्टे उनको संरक्षण प्रदान किया। हमारे यथार्थ सामने हैं कि चौरी चौरा के हिंसक विद्रोह को गुंडों का कृत्य बताने वाले अहिंसा के पुजारी भी 1942 तक आते आते करो या मरो तक जा पहुंचते हैं, तो सिर्फ इसलिए कि औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ने के लिए बलिदान की जरूरत थी। इंद्र नारायण द्विवेदी ने अपने एक लेख में किसानों की समस्या को उठाते हुए स्पष्ट किया है कि संयुक्त प्रांत किसान सभा का अवध के गरीब किसानों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। इस सभा ने कोई किसान आंदोलन विकसित भी नहीं होने दिया। सुभाष चंद्र कुशवाहा ने अपनी पुस्तक अवध का किसान विद्रोह में लिखा है
कि किसान विद्रोह के संबंध में गांधी जी की भूमिका पूरी तरह संदिग्ध रही, क्योंकि जब बाबा रामचंद्र गिरफ्तार किए गए तब वहां गांधी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी का कोई विरोध नहीं किया। गांधी जी ने लगातार अवध किसान आंदोलन को के सीधे संपर्क में आने से खुद को बचाया, जबकि वे 1920-21 में इस क्षेत्र के दौरे पर रहे। वे लिखते हैं कि गांधी जी लगान या जमींदारों को दी जाने वाली सेवाओं को रोकने के पक्ष में नहीं थे। वह जमींदारों को असहयोग आंदोलन का मुख्य आधार स्तंभ मानते थे। वह चाहते थे कि किसान नेहरू की बात माने, सभी सरकारी आदेशों को माने, किसान नेताओं को गिरफ्तार किए जाने पर पुलिस कार्य में व्यवधान न डालें। किसानों की क्रांतिकारी रुख से कांग्रेस परेशान थी। किसान मुख्यतः आर्थिक समस्याओं से टकरा रहा था। किसानों के ऊपर जमींदारों का अनावश्यक रूप से बढ़ता कर का बोझ उन्हें आंदोलित होने को विवश कर रहा था। असहयोग आंदोलन की अनुगूंज के बावजूद भी किसान आंदोलन उससे अलग था। जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को स्वीकारा था। उन्होंने लिखा था कि असहयोग तथा किसान आंदोलन दोनों अलग अलग थे, यद्यपि दोनों ने एक दूसरे पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला था। जमींदारों तथा भूस्वामियों ने अंग्रेजी सरकार को इस बात के लिए राजी कर लिया था कि किसान आंदोलन राजनीतिक मकसद के लिए किया जा रहा है और उसकी समाप्ति के लिए इसके समानांतर कोई व्यवस्था खड़ी करनी होगी या संगठन खड़ा करना होगा। इसी योजना के तहत हितकारी सभा का गठन किया गया। इसके असफल होने पर अमन सभा का गठन किया गया। देखा जाए तो स्वतंत्रता का इतिहास जमींदारों की गद्दारियों से भरा पड़ा है। एक तरफ गांधी ने उन्हें कांग्रेस का आधार स्तंभ बताया था और सदा उनको अपने साथ लेकर चलने का आंदोलन बनाया। गांधी का विश्वास था कि जमींदारों का हृदय परिवर्तन कर वे राष्ट्र सेवा में लगाएंगे, लेकिन सत्ता, सुख और भोग की लालसा लिए जमींदारों ने जिस वर्ग चरित्र का निर्माण ब्रिटिश शासन में हुआ था, उनसे यह उम्मीद करना बेमानी थी। उस समय के लगभग सभी अखबार और पत्र पत्रिकाओं ने चौरी चौरा आंदोलन की निंदा की। गोरखपुर का स्वदेश, जिसका प्रकाशन इस घटना के समय स्थगित था, पुनः प्रकाशित होने पर प्रथम अंक में ही चौरी चौरा की दुर्घटना शीर्षक संपादकीय में इस हिंसक घटना की निंदा की और घटना पर प्रायश्चित व्यक्त करते हुए लिखा कि गोरखपुर वास्तव में अपने इस कुकृत्य के लिए बेहद बहुत लज्जित है। हिंदी पत्र पत्रिकाओं का मूल स्वर विभिन्न प्रकार के लोगों की स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उत्प्रेरित कर उन्हें राष्ट्रीयता की भावना का संचार करता था। उनकी प्रेरणा हमेशा ध्वंसात्मक नहीं रचनात्मक रही। इस घटना पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं और अखबारों की लेखनी पर दृष्टिपात करें तो पाते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के आरंभिक दौर में हिंदी पत्रकारिता गांधी से प्रभावित रही है। इन पत्र पत्रिकाओं ने देश के लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने का काम किया और आज़ादी के प्रति जन जागरूकता में भी महती भूमिका निभाई। पत्रिकाएं ब्रिटिश सरकार की आंखों की किरकिरी बनी रहीं और समय समय पर उन्हें सरकार के दमन का सामना करना पड़ा। सन 1923 की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार आपत्तिजनक लेखों के प्रकाशन के संदर्भ में इस वर्ष के प्रतिबंधित पत्र स्वदेश एवं वर्तमान दोनों को चेतावनी दी गई। यह दौर जहां संवैधानिक आंदोलनकारियों की राजनीतिक उत्कर्ष का समय था, वहीं राष्ट्रीयता और
राष्ट्रीय पत्रकारिता के विकास का भी उत्कर्ष काल था। असहयोग आंदोलन के पश्चात सक्रिय हुई देशव्यापी क्रांतिकारी गतिविधियों की उत्तेजना और सक्रियता वस्तुतः हिंदी पत्र पत्रिकाओं से ही प्राप्त हुई। अपनी ओजपूर्ण लेखनी से इन पत्र पत्रिकाओं ने क्रांतिकारी आंदोलन को जन आंदोलन से जोड़ने तथा युवा वर्ग को आज़ादी की प्राप्ति के लिए संघर्ष करने को प्रेरित किया। इस दौर में हिंदी पत्र पत्रिकाओं ने किसानों पर सरकारी अधिकारियों एवं जमींदारों के अत्याचारों के प्रति रोष व्यक्त किया गया और उनके कृत्यों की निंदा की तथा किसानों को संघर्ष के लिए उत्प्रेरित किया। अखंड भारत की स्थापना पर जोर दिया तथा साथ ही राष्ट्रीय कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूकता का परिचय दिया। देखा जाए तो अपनी तमाम विविधता और विषमता को समेटे भारतीय समाज अपने बाह्य और आंतरिक कमजोरियों से संघर्ष करता हुआ आज इस मुकाम पर पहुंचा है। यह संघर्ष निरंतर जारी है। इतिहास प्रत्येक समय की गवाही देता है, उसका एक तटस्थ मूल्यांकन करता है। विदेशी सत्ता से आज़ादी की लड़ाई लड़ना तथा अपनी आंतरिक कमजोरियों से जूझना अपने ही लोगों से इसके विरोधाभास को दर्शाता है। एक तरफ देश की आज़ादी के लिए किसान मजदूर तथा भारत के मतवाले अंग्रेज़ों से लोहा ले रहे थे, तो दूसरी तरफ वे अपने ही लोगों के द्वारा किए जा रहे शोषण, अत्याचार और अन्याय को झेल रहे थे। राजनीतिक प्राप्ति की लालसा लिए आंदोलनरत राष्ट्रीय पार्टियां भी सांप्रदायिकता का अपना स्वाभाविक खेल खेल रही थीं। देश की सामाजिक सद्भाव को बनाए रखना आवश्यक था। कहा जाए तो भारत एक साथ कितने ही संघर्ष को झेल रहा था। यही भारतीय समाज का यथार्थ रहा है। अतः यह कहा जा सकता है कि भारत का विरोधाभास ही भारत का यथार्थ है।